के लिए बहुत कुछ है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि थोड़ा अधिक समय दिया जाए। सबसे पहले तो ये देश हित राष्ट्रहित बजट के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। ये बजट प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत विजन 2047 का रास्ता साफ साफ दिखाता है और विशेष करके युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को ये सशक्त करता है। सर, 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश का बागडोर संभाला, तब देश फ्रेजाइल 5 के नाम से देश के ऊपर एक कलंक था, एक टैग था। पॉलिसी पैरालिसिस से लेकर के हाई एनपीए से लेकर के हाई इन्फ्लेशन से लेकर के घोटाला, करप्शन और चरमराती अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी। लेकिन मोदी जी के विजन, नीति और नियत के कारण हम आज गर्व से ये कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा और तेजी से आगे बढ़ता हुआ अर्थव्यवस्था भारत बना है। और फ्रेजाइल 5 के बदले आज जो है ब्राइट स्पॉट के रूप में भारत जाना जाता है। जबकि इसी दौरान कोविड की महामारी का सामना भी करना पड़ा, यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हो या अनेक ग्लोबल डिस्टर्बेंसेस भी इस दौरान में रहे। बजट के कुछ खास बातें मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। 5 साल में 2 करोड़ लोगों के लिए नए घर, 3 प्रमुख इकोनॉमिक रेल कॉरिडोर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में 11 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट, और जहां यूपीए ने 10 साल के अंदर में 12 लाख करोड़ खर्च किए थे, आज मोदी जी के नेतृत्व में 40 लाख करोड़ से ज़्यादा का जोर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे दिया गया। डिफेंस सेक्टर में भी बजट बढ़ा करके जीडीपी का 3.4% किया है। 44,000 वंदे भारत जैसे जो है रेल के कोचेस बनेंगे। आयुष्मान भारत कार्ड अब आंगनबाड़ी और आशा वर्कर को भी मिलना शुरू होगा। और विशेष करके युवाओं को ध्यान में रखते हुए स्टार्टअप में भी 1 साल की अतिरिक्त छूट दी गई है। और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में बहुत ध्यान दिया गया है। जहाँ कोविड के समय पूरी दुनिया प्रिंटिंग मशीन लेकर के पैसे छाप रही थी, कैश बांट रही थी, वहीं भारत जो है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दे रहा था। और इसके कारण जो है अनेक नए जॉब क्रिएट हुए और बहुत सारे सेक्टरों को फायदा हुआ है। हमारी सरकार ने 34 लाख करोड़ से ज़्यादा का रकम डीबीटी के माध्यम से प्रदान किया और इसके कारण 2,75,000 करोड़ से ज़्यादा के पैसे गलत हाथों में जाने से बचे हैं। फेक बेनिफिशियरीज हटे हैं, मिडल मैन सिस्टम बंद हुआ है, कट मनी सिस्टम बंद हुआ है। पश्चिम बंगाल की दीदी बोल रही थी, मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहूँगा। जहाँ एक तरफ भारत का जीडीपी का 30% जो है बंगाल से आता था, आज 3% से कम रह गया है। इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, युवा बेरोजगार है। और 2011 में जहाँ सीपीएम 1,90,000 करोड़ का कर्ज छोड़कर गई थी, आज 2023 के अंदर में 6.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज जो है पश्चिम बंगाल के ऊपर में, यानी हर एक पश्चिम बंगाली के ऊपर में जो है 60,000 से ज़्यादा का जो है कर्ज है। और इनका रोल मॉडल देखिए, करप्शन और भ्रष्टाचार का कैसा होता है। मनरेगा के बारे में बोला जाता है पैसा रोका है, लेकिन मैं आपको आंकड़े के साथ कहना चाहूँगा, 10.5 करोड़ की आबादी पश्चिम बंगाल की है, जहाँ जॉब कार्ड जो है घर से एक ही को मिलता है, 18 से कम आयु को नहीं मिलता। उसके बावजूद भी 3,78,00,000 जो है जॉब कार्ड पश्चिम बंगाल में बने। जैसे आधार को लिंक किया, तुरंत घट के जो है 1.5 करोड़ से ज्यादा जो है इनके फर्जी कार्ड जो है बंद हुए। सर, मैं दार्जिलिंग की बात रखना चाहूंगा और अपनी मातृभाषा नेपाली में रखना चाहूंगा। दार्जिलिंग पहाड़, तराई, डुवर्स का जनताले धेरै लामो समयदेखि गोर्खाल्यान्ड रूपमा एउटा छुट्टै प्रशासनिक इकाइको माग गर्दै आएको छ। यसको कारणले गर्दा विगतमा थुप्रै आन्दोलनहरू भए। 1986-88 को आन्दोलनले त्यसको फलस्वरूप दार्जिलिङ पर्वतीय परिषदको गठन भयो। 2017 देखि 11 को आन्दोलनले जीटीए को स्थापना भयो। अर्ध स्वायत्त निकाय भनेको जीटीएलाई पनि पश्चिम बंगाल सरकारले चल्न देन। यसको कारण पुनः 2017 में फेरि आन्दोलन भयो। हाम्रो क्षेत्र राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले पनि अत्यन्त संवेदनशील छ। हाम्रो क्षेत्रसँग 4 वटा राष्ट्रहरू बंगलादेश, नेपाल, भुटान र नजिकै चाइनाको सिमाना पनि जोडिएको छ। विगतको दशकमा हजारौं रोहिंग्या अनि अवैध हजारौंको संख्यामा இந்த அவையில் எனக்கு பேசுகிற வாய்ப்பளித்த என்னுடைய தலைவர் தளபதி அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்து, தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சருக்கு நன்றி தெரிவித்து, தமிழினத்தின் தலைவர் கலைஞர் அவர்களையும் திருமிகு முரசொலி மாறன் அவர்களையும்